Assalamu alaikum everyone. Welcome all of you in the first online lecture of knowledge representation. Uh, इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का हिस्सा थे, कोर्स आउटलाइन का भी हिस्सा थे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली हम चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेफिनेशन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो चीज़, हर वो डिवाइस या हर वो मशीन जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो ह्यूमन बीइंग जैसे ही टास्क परफॉर्म कर रही है और ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प कर रही है ह्यूमन बीइंग्स के काम को पूरा करने में। तो ऐसी डिवाइसेस को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनाते हैं या उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिनोमेना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ होती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। यानी कि वो मशीन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रोबोट है कोई, वो नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। हम ह्यूमन बींग्स चूँकि अपने माइंड में अपने माइंड को यूज़ करते हुए, ब्रेन को यूज़ करते हुए नॉलेज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो नॉलेज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन यूज़ करती है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज हर उस लैंग्वेज को कहा जाता है जो कि हम सुनते हैं, हम समझते हैं डेली लाइफ में और डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और अगर वही लैंग्वेज जो कि हम यूज़ कर रहे हैं आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में, अगर वो उसी लैंग्वेज को यूज़ करके हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दें और मशीन के साथ इंटरेक्ट करने लग जाए और मशीन भी हमारी उस नेचुरल लैंग्वेज को समझने लग जाए, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज में हम हमारी आम ज़ुबान इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह इंटरनेशनली ये लैंग्वेज जो है मानी जाती है या बोली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम नेचुरल लैंग्वेज कह सकते हैं। अगर हमारी मशीन इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक हमारा काम पूरा करके दे रही है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर्स और ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती है और इस इंटरेक्शन के दौरान नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। कोई भी मशीन ऑब्वियसली नेचुरल लैंग्वेज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगी। अंडरस्टैंड करने में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले जिसमें उसमें तो ये है कि नेचुरल लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है और कौन सी नेचुरल लैंग्वेज को हम मैप कर रहे हैं उस मशीन के अंदर, जिसकी वजह से वो मशीन जो है हमारी बात को समझकर उसके मुताबिक रिएक्ट कर रही है या कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको एनालाइज़ करना, उसको समझना कि उस लैंग्वेज की ग्रामर क्या है, उस लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ जिनको यूज़ करते हुए हम एक लैंग्वेज को समझते हैं, उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हुए एक मशीन भी उसको लैंग्वेज को समझ सके। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या एनएलयू में हम देखते हैं। एनएलयू में डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या होती हैं? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी होती है सबसे पहले तो, यानी वर्ड लेवल पर एम्बिग्यूटी। यानी एक सिंगल वर्ड आप नेचुरल लैंग्वेज का मशीन को दे रहे हैं और मशीन उस वर्ड को अगर समझ पा रही है या समझ नहीं पा रही है, तो ये सबसे पहला एक जो सबसे बेसिक काम होता है उस मशीन का या नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करवाने का, कि एक छोटा सा वर्ड मशीन अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी। सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी में हम डिफाइन करते हैं पूरा एक सेंटेंस। मुख्तलिफ तरीकों से एक पूरे वर्ड्स को मिलाकर एक पूरा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, उस नेचुरल लैंग्वेज की ग्रामर के लिहाज से हम उसे सेट करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। इसको हम कहते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं, या ये डिफ़िकल्टी हमें वहाँ आती है जब हम एक चीज़ को किसी और के रेफरेंस या किसी और चीज़ के रेफरेंस के थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रोनाउंस प्रोनाउंस हमेशा एक लैंग्वेज में, ये प्रोनाउंस होते ही हैं कि एक लैंग्वेज को या एक लैंग्वेज में एक चीज़ को, नाउन को दूसरे नाउन के शक्ल में रिप्रेजेंट करने के लिए। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन क्या होती है? सबसे पहले अगर मशीन ने नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल लैंग्वेज जनरेट करने के भी काबिल हो गई है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेट करने का मतलब ये है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस से बना हुआ पैराग्राफ या मीनिंगफुल सेंटेंसेस की बेस पर एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर देना जो कि मुझे भी समझ में आ रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, और मैं अगर मशीन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मशीन भी उसे अंडरस्टैंड कर रही है। इस प्रोसेस में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट प्लानिंग करते हैं
कि वो कंटेंट, वो रेलिवेंट कंटेंट जो हमें मशीन को देना है वो क्या होगा, वो टेक्स्ट क्या होगा। उसके बाद हम सेंटेंस की प्लानिंग करते हैं कि जो सेंटेंस या जो वर्ड्स हम मशीन को देना चाह रहे हैं वो किस तरह के होंगे या रेलिवेंट किस कदर लेवल के होंगे। टेक्स्ट रियलाइजेशन, टेक्स्ट रियलाइजेशन होती है कि हमने टेक्स्ट सोच लिया, कंटेंट सोच लिया, हमने सेंटेंस सोच लिया क्या बनाना है, हमने उसमें यूज होने वाले वर्ड्स को सोच लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम करते हैं पूरे उन सेंटेंसेस को और उन वर्ड्स को इकट्ठा करके मिलाकर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस तरह लेके आना है, ग्रामर की शक्ल में किस तरह से लेकर आना है कि वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही कंसिडर किया जा सके, उसको हम टेक्स्ट रियलाइजेशन कहते हैं। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, क्योंकि एक बार अगर आपने नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप नेचुरल लैंग्वेज जनरेट भी कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ होती है नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो ये कुछ 3-4 हैं। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी हम यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साउंड के लिए, यानी साउंड अगर आपने ऑडियो की फॉर्म में अगर नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना है तो उसके लिए फोनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ये जस्ट एक सिंपल से टर्म्स है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम प्रिमिटिव मीनिंगफुल यूनिट्स। मॉर्फोलॉजी हम छोटे छोटे मीनिंग्स को उठाकर एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड से पूरा सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह हम अपनी जो पूरी नेचुरल लैंग्वेज है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फीम क्या होती है? एज वी कैन से दैट इट्स अ प्रिमिटिव यूनिट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। इसकी मॉर्फीम के अंदर 4 चीज़ आती हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स आप सबको पता है ऑलरेडी क्या होता है। किसी भी सेंटेंस का या किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल वे होता है उसको लिखने का, जो रूल्स होते हैं उसको लिखने के, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिमेंटिक्स क्या होते हैं? सिमेंटिक्स उन वर्ड्स के मीनिंग्स को हम कहते हैं जो हमने उस अपनी ग्रामर के अंदर या अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ किए हैं। वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन किया जाता है यूजिंग सिमेंटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं? डील्स विद यूज एंड अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। एक वर्ड या एक सेंटेंस हर जगह पर एक ही मतलब नहीं देता। इंग्लिश में, उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में एक लफ्ज़ के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। प्रैग्मेटिक्स इन सिचुएशंस को डील करता है। यानी मुझे मशीन को ये एबिलिटी देता है कि मशीन किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो। जैसे मैं अगर गुस्से में किसी को बुला रहा हूँ कम हेयर, तो मेरी उसको बुलाने की या मेरे कम हेयर बोलने की टोन अलग होगी। अगर मैं वैसे किसी को बात करने के लिए बुला रहा हूँ तो मेरी टोन अलग होगी। तो ये दोनों टोन और दोनों सिचुएशंस को आइडेंटिफाई अगर मशीन भी कर सकती है हम ह्यूमन बींग्स की तरह, तो ये हम प्रैग्मेटिक्स के ज़रिए करते हैं। वर्ड नॉलेज, इट इंक्लूड्स जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ड। ये पूरी दुनिया की जितने भी नॉलेज है उन सब के बारे में अगर हम एक मशीन को अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं तो उसमें हम वर्ड नॉलेज को कंसिडर करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स हमने देखे थे, जिसमें सबसे पहले ये कुछ 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है। लेक्सिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम वर्ड्स का स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं। यानी हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे और क्या मीनिंग रखते होंगे और किस तरह से हम उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। सिंटैक्टिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम पार्सिंग करते हैं वर्ड्स की। जो वर्ड्स हमने सिलेक्ट किए हैं उन वर्ड्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है एक सेंटेंस के अंदर, और उन वर्ड्स को हम किस मैनर में, किस तरीके से, किस फॉर्म में, किन रूल्स की बेस पे अरेंज करेंगे कि वो एक सेंटेंस पूरा क्रिएट हो जाए और सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल हो। तीसरा है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में हम मीनिंग्स को देखते हैं कि जो वर्ड्स और जो सेंटेंसेस हम अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं या जो मशीन को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो मीनिंगफुल है या नहीं है। उसके बाद आता है जी डिस्क्लोजर एंड इंटीग्रेशन और प्रैग्मेटिक एनालिसिस। डिस्क्लोजर एंड इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? इन दिस स्टेप द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। एक सेंटेंस का प्रीवियस सेंटेंस की बेस पर मीनिंग डिफाइन करने को हम डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन कहते हैं। बहुत सेंटेंसेस होते हैं जिनका मीनिंग हमें तब समझ आता है जब पिछला सेंटेंस हमें पता हो। तो पिछले सेंटेंसेस की बेस पर अगले सेंटेंसेस का मीनिंग फाइंड आउट करना, इसको डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन कहते हैं। प्रैग्मेटिक एनालिसिस, इस स्टेप में हम क्या करते हैं? डेटा इज इंटरप्रेटेड ऑन व्हाट इट एक्चुअली मेंट। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस में हम एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए बोले जाते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रैग्मेटिक एनालिसिस में करते हैं इस स्टेप के अंदर।
कि हम ये चेक करते हैं कि जो डाटा हमने दिया है वो असल में उसका मीनिंग क्या है। नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं, कस्टमर रिव्यू, ये सिंपल जस्ट एग्जांपल्स है, आप रीड करके भी इसे समझ सकते हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी तो इसमें आप ये स्टडी कर सकते हैं। हमें नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी आपको जिस तरह बताया था, या कॉमनली हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली कि किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेट करना, अगर वो कम्युनिकेशन हमारी अपनी ज़ुबान में ही हो तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू कि वो लैंग्वेज जो मशीन समझ रही है और हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना या इसकी ज़रूरत हमें इसलिए ज़रूरी होती है। अब जो बेसिक टॉपिक है हमारा वो है टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट टेक्निक्स 4 होती हैं: लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन रूल्स। ये चारों को हम बारी बारी स्टडी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है विद सम कंक्रीट रूल्स विच डील्स विद प्रोपोजिशन एंड हैज नो एम्बिग्युइटी इन रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और वो रूल्स कुछ प्रोपोजिशंस की बेस पर होते हैं। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? प्रोपोजिशन हर उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, यानी हर वो स्टेटमेंट जो किसी भी कंडीशन के तौर पे काम कर रही है कि या तो वो सही जवाब दे रही है या वो बिल्कुल गलत जवाब दे रही है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा उसमें रूल नहीं होता। ऐसी प्रोपोजिशन, इन सेंटेंसेस को हम प्रोपोजिशन कहते हैं और इनके साथ डील किया करता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सिंटैक्स भी यूज़ करते हैं और सिमेंटिक्स भी यूज़ करते हैं। सिंटैक्स पहले से आपको पता है, कुछ वो रूल्स जिनकी बेस पर कोई भी सेंटेंसेस बनाए जाएंगे उनको हम सिंटैक्स बोलेंगे। इसके अलावा सिंटैक्स के अंदर वो कुछ सिंबल्स भी ऐसे हो सकते हैं जो सिंबल्स नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके अलावा ये भी सिंटैक्स हमें बताता है कि उन सिंबल्स को लिखना किस तरह से। सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स वो रूल्स होते हैं जिनकी बेस पर हम किसी भी सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं लॉजिक के अंदर, यानी हम जो भी अपनी लॉजिक बना रहे हैं उस लॉजिक में जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं उस सेंटेंस को इंटरप्रेट करने के जो रूल्स हैं, उसको समझने के जो रूल्स हैं, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। सिमेंटिक आल्सो इन्वॉल्व असाइनिंग अ मीनिंग टू ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस को एक मीनिंग असाइन करना ताकि वो पूरा सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, बेमानी ना जाए, उसको भी हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दो लॉजिक्स में कैटेगराइज की जाती है: प्रोपोजिशनल लॉजिक्स और प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर मेड बाय प्रोपोजिशन। आम सिंपल लॉजिक, सिंपल सेंटेंस जो कि प्रोपोजिशन कहलाता है, उसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक बोलते हैं। और प्रोपोजिशन क्या होता है? उसकी डेफिनेशन ऐसी स्टेटमेंट जो कि या ट्रू है या फॉल्स है। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लॉजिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ संडे। अगर आज जैसे संडे का दिन है, अगर वाकई संडे का दिन है तो मेरी ये स्टेटमेंट इस लिहाज से बिल्कुल ट्रू कंसिडर की जाएगी। या द सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, सन वेस्ट से अगर जो तुलू होता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको हम फॉल्स प्रोपोजिशन कहेंगे। तो इनको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक में कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड बूलियन लॉजिक एज इट वर्क्स ऑन 0 एंड 1। प्रोपोजिशनल लॉजिक 0 और 1 की शक्ल में चूंकि काम करती है, जैसे हम ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं अब तक, तो ट्रू और फॉल्स का मतलब ये है कि वो या तो आउटपुट 0 आएगी या 1 आएगी। 0 मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम बूलियन लॉजिक भी कहते हैं। In propositional logic, we use symbolic variables to represent the logic, and we can use any symbol for representing a proposition such as A, capital A, B, C, P, Q, R, etc. प्रोपोजिशनल लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह हम मैथ में एक इक्वेशन को यूज़ करने के लिए कुछ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट को किसी भी फॉर्म में किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पीछे स्टेटमेंट थी ये पे, यहाँ पर द सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, इसको मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू द सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोपोजिशन है द सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, ये पूरी स्टेटमेंट को x का वेरिएबल या x का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। Propositions can be either true or false, but it cannot be both. Obviously, propositions या तो एक वक्त पे true हो सकती हैं या false हो सकती हैं, at a time दोनों नहीं हो सकती। Consist of an object, relations or functions and logical connectives.
प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं और या फंक्शन हो सकते हैं, और लॉजिकल कनेक्टिव्स हो सकते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन कनेक्टिव्स को या इन लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। द प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोपोजिशन लॉजिक। किसी भी प्रोपोजिशन लॉजिक का बेसिक एलिमेंट प्रोपोजिशन और कनेक्टिव्स होते हैं। प्रोपोजिशन जो कि वो एक स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन लॉजिक बनती ही एक स्टेटमेंट के जरिए, एक प्रोपोजिशन के जरिए, तो प्रोपोजिशन तो एक लाजमी एलिमेंट होगा इसमें। दूसरा एलिमेंट होगा कनेक्टिव्स। उन प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उन्हें हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। कनेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। ये डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। कनेक्टिव्स हम ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर को बोलते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अ प्रोपोजिशन फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। एक ऐसा प्रोपोजिशनल फॉर्मूला, ये एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा आउटपुट ट्रू ही देती है, ऐसी ट्रू प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं टोटोलॉजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वैलिड सेंटेंस। और ऐसा प्रोपोजिशन या ऐसा प्रोपोजिशन फॉर्मूला जो हमेशा फॉल्स होता है, गलत होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। Sentences which are questions, commands, or opinions are not propositions such as where is Rohini, how are you, what is your name, are not propositions। यानी कि क्वेश्चंस, कमांड्स और ओपिनियंस ऐसी स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशंस नहीं बोलते, क्योंकि इनका जवाब यस और नो में या ट्रू और फॉल्स में नहीं हो सकता। Proposition logic का syntax. The syntax of propositional logic defines the allowable sentences for the knowledge representation. There are two types of propositions: atomic propositions, compound propositions. Atomic propositions are the simple proposition. It consists of a single proposition symbol. एक ऐसी proposition जो कि simply सिर्फ एक symbol पर based होती है, उसको हम बोलते हैं atomic proposition। और ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है। जैसे 2+2 is 4, तो ये जो कि सही बात है, 2 + 2 4 ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है और ये ट्रू है। इसके अलावा जैसे द सन इज कोल्ड, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है और प्रोपोजिशन है, लेकिन फॉल्स है, तो इसको हम फॉल्स फैक्ट कहेंगे। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है? आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सिंपलर और एटॉमिक प्रोपोजिशन यूजिंग पैरेंथेसिस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। कंपाउंड का वर्ड जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा प्रोपोजिशन जो कि कुछ यानी दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशन से मिलकर बनाया जाए या मिलाकर इकट्ठा करके एक बनाया जाए, उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। और ये पैरेंथेसिस को यूज़ करते हुए हो सकता है और लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज़ वेट। यहाँ पर जो एंड है ये लॉजिकल कनेक्टिव है, और इससे पहले वाली स्टेटमेंट इट इज़ रेनिंग टुडे और बाद वाली स्ट्रीट इज़ वेट, ये दो अलग अलग प्रोपोजिशन है जिन्हें मिलाकर इकट्ठा किया गया यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये तो हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया कि दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं वो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव होता है निगेशन। अ सेंटेंस सच एज negate p इज कॉल्ड negation ऑफ p। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्म मेथड ये है, ये सिंबल यूज होता है यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है। ये बेसिकली पूरा टेबल है प्रोपोजिशनल लॉजिक के कनेक्टिव्स का। इसमें एंड का सिंबल है, और इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, नॉट। तो हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं। नेगेशन का मतलब ये है कि ऐसा स्टेट सेंटेंस अगर तो वो ट्रू है, उसके साथ अगर हम नेगेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं तो इसका नेगेशन उस ट्रू सेंटेंस को फॉल्स कर देता है, यानी उसका जो इफेक्ट है वो ऑपोजिट कर देता है, उलट कर देता है। कंजंक्शन क्या होती है? हम इंग्लिश में कंजंक्शन हमने पढ़ा है, एंड का वर्ड या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के इकट्ठा एक सेंटेंस बना रहा है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कंजंक्शन का सिंबल आपके सामने है, पी एंड क्यू। इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सपोज करेंगे अगर पी
सेंटेंस जो है हमारी यहाँ पी प्रोपोजिशन ये है कि रोहन इज इंटेलिजेंट और क्यू है रोहन इज हार्ड वर्किंग, और हम एट द सेम टाइम दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं रोहन इज इंटेलिजेंट एंड इज हार्ड वर्किंग। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सिंबल आगे आपके सामने शो हो रहा है, एरो का साइन है, इसको हम इम्प्लाइज का सिंबल बोलते हैं, इम्प्लाइज डेट पी एंड क्यू। डिसजंक्शन कहते हैं कंजंक्शन का उलट, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है ये, लेकिन इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दो सेंटेंसेस को इकट्ठे यूज़ नहीं करना, एक वक्त में एक ही यूज़ करना है, जैसे कि और या का लफ्ज़ हम वहाँ यूज़ करते हैं जो कि वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें दोनों में से कोई एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो कंजंक्शन जिस तरह एंड के लिए यूज़ होती है, और का मतलब होता है दोनों चीज़ें एट अ टाइम ट्रू हो तो बात सही है। डिसजंक्शन में दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ट्रू होती है, जैसे रितिका इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर। अब दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही ट्रू हो सकती है, या तो वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है। ऐसी कंडीशन में हम डिसजंक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। इम्प्लीकेशन, a sentence such as P implies Q is called implication. Implication also known as if-then rules. C लैंग्वेज में if-then rules आपने पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग में। इसका मतलब ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर if-then कंडीशन आ जाती है, जैसे कि if it is raining then the street is wet. अगर बारिश हो रही है तो सड़क गीली होगी। तो ये जो अगर का वर्ड है ये हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में एक एरो के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इम्प्लीकेशन सिंबल बोलते हैं। बाई कंडीशनल सेंटेंस, अ सेंटेंस सच एज कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें दो चीज़ें इकट्ठी यूज़ हो रही हैं और दोनों का एट द सेम टाइम ट्रू होना भी ज़रूरी है, जैसे कि इफ़ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव। इसका मतलब ये है कि अगर पहला वाला पार्ट ट्रू होगा तो दूसरा पार्ट ट्रू होगा, जैसे अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं ज़िंदा हूँ। तो ऐसे के कंडीशन में या ऐसी लॉजिक्स में हम बाई कंडीशनल सिंबल यूज़ करते हैं। ये सारे वही सिंबल्स हैं जो हम वहाँ पर पीछे हमने डिटेल में पढ़े, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल नेगेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे, जिसमें है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इनेबल्स अस टू डू लॉजिकल रीजनिंग। ऑब्वियसली हम लॉजिकल फॉर्म में अगर काम कर रहे हैं तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करना इज़ अ गुड ऑप्शन। सेकेंडली, बेसिस ऑफ फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक होती है ये। आप लोगों ने इससे पहले कोर्स पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर्स का, उसके अंदर भी ये चीज़ें होंगी, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसके अंदर भी है ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक्स होती हैं, और इनको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो इनके ज़रिए हम काम वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपने डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं कि किस तरह से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें नुकसान भी पहुंचाती है एट द सेम टाइम। वो ये है, हैव सम रिस्ट्रिक्शंस एंड आर नॉट चैलेंजिंग टू वर्क विद। ऑब्वियसली एक सेंटेंस को आप लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। हर सेंटेंस लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में नॉट बी वेरी नेचुरल, ये ज़्यादा नेचुरल और एफिशिएंट नहीं हो सकती ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो है काम कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू, तो ये ना तो नेचुरली इस तरह होता है, हम चूँकि सिंबल्स में बात नहीं करते, तो इसी लिहाज से ये एफिशिएंट भी नहीं होगा ज़्यादा। इसके अलावा सिर्फ वो स्टेटमेंट्स जो ट्रू हैं या फॉल्स हैं उन्हीं को हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके अलावा और किसी स्टेटमेंट को नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें रिप्रेजेंट करना। और जैसे कि एग्जांपल, सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट और सचिन लाइक्स क्रिकेट, इन दो सेंटेंसेस को हम किसी सिंबल के थ्रू, ये सिंबल पीछे डिफाइन हुए यहाँ पर, इनमें से किसी सिंबल को यूज़ करके हम ये दो सेंटेंसेस लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं प्रेडिकेट लॉजिक पे। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज दैट develops information about the objects in a more easy way and can also express the relationship between those objects. प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हमें अलाउ करता है कि हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को और अपने ऑब्जेक्ट्स को, और उनके दरमियान में उनमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के आपस में रिलेशनशिप भी डिफाइन हम कर सकते हैं यूजिंग predicate logic. Predicate logic या first order logic sufficiently expressed to represent the natural language statements in a concise way. उसके बाद first order logic does not only assume that the word contains facts like propositional logic but also assumes the following things. जिस तरह लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ चीज़ें कंसिडर करते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रैक्टिकल लॉजिक में कंसिडर होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ए बी, पीपल, नंबर्स, कलर्स, वॉर्स, थ्योरी, स्क्वेयर्स, कुछ भी, मतलब नाउन्स जो हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल लॉजिक में ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। रिलेशंस होते हैं, इसमें रिलेशंस यूनरी हो सकते हैं। यूनरी मतलब यूनरी मतलब सिंगल रिलेशन, यानी एक तरफ का रिलेशन दूसरी तरफ बस, या एनी रिलेशन सच एज एक चीज़ का मल्टीपल चीज़ों के साथ रिलेशन या मल्टीपल चीज़ों का मल्टीपल चीज़ों के साथ रिलेशन। फंक्शन होता है वो काम जो हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने सेंटेंस के अंदर, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे फादर ऑफ, यानी कि अली इज़ फादर ऑफ उमर, तो बाप होना ये एक फंक्शन है जो उसने परफॉर्म किया। इसी तरह बेस्ट फ्रेंड और एक्सेट्रा। एज अ नेचुरल लैंग्वेज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आल्सो हैज़ टू मेन पार्ट्स। नेचुरल लैंग्वेज के तौर पर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रेडिकेट लॉजिक के भी दो पार्ट्स हैं, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स। ये सिंटैक्स और सेमेंटिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंटैक्स वो रूल्स हैं, वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिनके यूज़ करते हुए हम सेंटेंस लिखते हैं, और इसके अलावा कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं या सॉरी बेसिक एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के, और वो क्या है वो आपको इधर एक इमेज में के थ्रू दिखाए गए हैं। उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रेडिकेट्स हैं, फंक्शंस, वेरिएबल्स, कनेक्टिव्स, इक्वालिटी, क्वांटिफायर्स, ये सब चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं आगे। एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? आर द मोस्ट बेसिक सेंटेंसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। दीज सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रेडिकेट सिंबल फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस विद अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। हम पहले भी जो डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस को हम एटॉमिक सेंटेंसेस बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल रवि एंड अजय आर ब्रदर्स, तो इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे? आपके सामने है, एक इम्प्लीकेशन सिंबल है सबसे पहले, उसके बाद ब्रदर्स जो असल में फंक्शन है, ब्रैकेट में हमने लिख दिए वो नाउन्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो दो लोग ब्रदर्स हैं, कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। चिंकी इज़ अ कैट, इसको हम किस तरह करेंगे? कैट और पैरेंथेसिस के अंदर चिंकी। इसका मतलब ये है कि कैट जिसका नाम क्या है? चिंकी। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं मेड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव्स। ये पिछली वाली बात ही है, एटॉमिक सेंटेंसेस को कनेक्टिव्स के जरिए कनेक्ट करके जोड़ के कंबाइन करके कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। वहाँ पर कंपाउंड का वर्ड यूज़ हुआ था, इधर कम्प्लेक्स का। इसके दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट होता है और प्रेडिकेट जो है वो इसको डिफाइन किया जाता है रिलेशनशिप की शक्ल में, यानी उस सेंटेंस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो प्रेडिकेट है। कंसिडर द स्टेटमेंट x इज एन इंटीजर। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। x यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन चीज़ है, ये जो मेन हिस्सा है हमारे सेंटेंस का वो सब्जेक्ट है, और उसके अलावा बाकी जो भी पूरा फंक्शन है उसका या जो भी बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। इंग्लिश के भी यही रूल्स हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस के। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में? क्वांटिफायर इज अ लॉजिक इज अ लैंग्वेज एलिमेंट which generates quantification, and quantification specifies the quantity of specimen in the universe of
Disclosure. These are the symbols that permit to determine or identify the range and scope of the variable in the logical expression. हम चूंकि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में वेरिएबल्स के शक्ल में बात कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, उसका स्कोप क्या है, उसका रेंज क्या है, और उसकी क्वांटिटी में वो कितना है, ये चीज़ क्वांटिफाइड एक्सप्रेस करते हैं। दो तरह के होते हैं क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल होते हैं हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यूनिवर्सल होंगे। एग्जिस्टेंशियल कुछ के लिए या कम से कम एक चीज़ के लिए वो एग्जिस्टेंशियल होंगे। जैसे कि universal quantifier is a symbol of logical representation which specifies that the statement within its range is true for everything or every instance of a particular thing। किसी एक खास चीज़ के लिए जितनी उसकी रेंज हो सकती है मैक्सिमम, उस पूरी रेंज के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा। इसमें इम्प्लीकेशन का सिंबल यूज़ होता है, और फॉर ऑल का सिंबल, ये एक ए का सिंबल लेकिन उल्टा ए, इन्वर्टेड ए भी बोलते हैं, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। और इफ एक्स इज़ अ वेरिएबल देन फॉर ऑल एक्स इज रेड एज। अगर एक्स एक वेरिएबल है तो ये इन्वर्टेड ए एक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स या फॉर ईच एक्स या फॉर एवरी एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ऑल मैन ड्रिंक कॉफ़ी। हम चूंकि मैन को कह रहे थे एक्स है, अब चूंकि ऑल मैन है तो हम उसके लिए फॉर ऑल का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको शो करके, फॉर ऑल एक्स मैन एक्स इम्प्लाइज ड्रिंक। ड्रिंक क्या करना है, कॉफ़ी, और कॉफ़ी कौन ड्रिंक कर रहा है, एक्स। एक्स क्या था, मैन। वो पीछे फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होते हैं, जो किसी एक चीज़ के लिए यूज़ होते हैं या कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इनमें हम यूज़ करते हैं ये इन्वर्टेड ई का सिंबल। इन्वर्टेड ई एग्जांपल इसकी एक देख लेते हैं, जैसे कि अगर एक्स एक वेरिएबल है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की फॉर्म में हम इसको शो कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे इन्वर्टेड ई और एक्स को, देयर एग्जिस्ट आ एक्स। मैथ में सेट्स पढ़े होंगे आपने, सेट ए सेट बी, तो उसमें भी ये सिंबल यूज़ होता है। एग्जाम्पल है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। सम का वर्ड शो कर रहा है हमें कि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ होने। नीचे एग्जांपल देख ले जिसने कन्वर्ट किया, फॉर सम या फॉर ईच देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट बॉयज, जिनको हम क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो हम उसको एक्स कह देते हैं, आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हैं, मतलब बॉयज भी हैं इंटेलिजेंट भी हैं, तो दोनों चीज़ें एक वक्त में इकट्ठी काम कर रही हैं, तो मतलब एंड का सिंबल यूज़ होगा। ये थी हमारी आज की का ये लेक्चर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग था, रह गया था हमारा, रिमेनिंग था, वो हमने कंप्लीट किया। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप पर्सनली मुझे इनबॉक्स करके मैसेज व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, को अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे। मैं अपने ईमेल एड्रेस आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो इसको स्टडी कीजिए कल तक, जितना भी आप टाइम लें इजीली, और इसको कंप्लीट करें, और मेक श्योर कि ये आपका जो है वो प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।